Recording is on. स्टूडेंट, जैसे कि आपको कुछ पिछले क्वेश्चनों के बारे में बताया था, आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है प्रैक्टिकल से भी ज्यादा शायद इम्पोर्टेंट होती है। वो इसलिए होती है कि थ्योरी को हम 10 बार गा के कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी को 10 बार पढ़ के भी शायद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें हर लाइन में कुछ ना कुछ जरूर छिपा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हर लाइन को, एक लाइन को हम 10 बार देखें, पूरे क्वेश्चन को 10 बार देखेंगे, एक लाइन को 10 बार देखेंगे, तो उसमें शायद हम सब कुछ याद कर लेते हैं। उसी से आपका एक अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं तो उसी से एक के अंतर्गत आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाता है, लॉन्ग तो तैयार हो ही रहा है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाते हैं। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यस या नो में आंसर, वो भी कर लेते हैं, या फिर बहुविकल्पी जो आते हैं वो भी कर लेते हैं। तो कुल मिला के अगर हम एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो अन्य क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस चीज में प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम दूसरों को भी सिखाने या समझाने में सक्षम हो पाते हैं। उसका कारण यह है कि हमको खुद वो चीज आती है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि राग में जनक या थाट बहुत सुना होगा कि हर राग में कोई ना कोई थाट जरूर उत्पन्न होता है। उसकी सबसे पहली लाइन यही होती है कि इस राग को, यह राग काफी थाट से उत्पन्न है, खमास से उत्पन्न है, या फिर तिलक से उत्पन्न है, या कल्याण से, जितने भी राग हैं कोई ना कोई उसमें थाट आवश्यक माना गया है। वो लाइन की सबसे पहली स्ट्रेंजा और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। फिर उसके बाद में जैसे कि ये बताते हैं कि आरोप अवरोह पकड़, तो ये जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं वो हर बार रिपीट होती हैं। वो इसलिए होती है कि आज आपने उस चीज को पढ़ा, कल दूसरे बच्चे पढ़ेंगे, परसों तीसरे पढ़ेंगे, तो उन चीजों के बारे में केवल आपको ही नहीं बाकी और भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले। तो आज हम आपको दो छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बताएंगे, और आप थोड़ा सा हमको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप पूछेंगे। क्वेश्चन अपना क्या है कि जनक थाट और जन राग, जनक ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, जनक थाट और जन राग। जनक शब्द का अर्थ है पिता, और जिन थाटों से राग उत्पन्न हो गए वे जनक थाट माने जाते हैं। जनक का अर्थ क्या हो गया? पिता। तो सबको ही पता है। पहला हो गया पिता, और दूसरा इन्होंने थाट के बारे में बताया वो क्या कह रहे हैं, या फिर पूरा लिख देते हैं कि जनक का अर्थ है जनक को पिता के नाम से जान गया और जननी को माँ के नाम से जान गया, जनक जननी, है ना। तो ये क्या हो गया, माता और पिता। ठीक है। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ठीक उसी तरह से ये क्या कह रहे हैं, जनक का अर्थ पिता से है। अब इन्होंने क्या कहा, जन। जन मतलब जिन धातुओं से राग उत्पन्न माने गए। जिन धातुओं से राग उत्पन्न हुए वो क्या हो गए, जनक थाट कहलाते। जनक थाट
कहलाता है। अब ये कह रहे हैं, हम बता चुके हैं कि प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए प्रत्येक थाट को जनक थाट कहा जाता है। प्रत्येक राग को में कोई ना कोई, एक बार फिर से बता दें कि प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए प्रत्येक थाट को जनक थाट कहा जाता है। इसलिए माना गया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए हर राग को जन राग कहा जाता है। इसलिए जन राग कहा गया है। फिर ये कह रहे हैं, जन का तात्पर्य जो पैदा हो, अतः प्रत्येक थाट जनक थाट और प्रत्येक राग जन राग कहलाता है। जन राग का तात्पर्य जो पैदा हुए। जो पैदा हुए हो, जन राग का तात्पर्य जो पैदा हुए हो, अतः प्रत्येक थाट जनक थाट और प्रत्येक राग प्रत्येक थाट जनक थाट और प्रत्येक राग माना जाता है। ये क्या हो गई, एक पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो एक बार फिर से इसके बारे में जान लें कि जनक का अर्थ क्या है, पिता से है, और जिन थाटों से कह रहे हैं, जिन थाटों से राग उत्पन्न माने गए हैं वे जनक थाट कहलाते हैं, और प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए प्रत्येक थाट को जनक थाट कहा गया
जनक थाट से उत्पन्न है और प्रत्येक राग जनक राग कहा जाता है। मतलब जन का तात्पर्य जो पैदा हुए, अर्थात प्रत्येक थाट जनक थाट और प्रत्येक राग जन राग माना जाता है। तो ये क्या था, जनक और जन रागों में अंतर। एक ये क्वेश्चन बन गया कि आपको जनक थाट और जन राग में क्या समानता मालूम है, उसके बारे में बताएं। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि जनक थाट और जन रागों में अंतर बताइए, या फिर राग में जनक थाट और जन राग की क्या उपयोगिता है वो बताइए, या फिर जनक थाट के बारे में बताइए। तो इन क्वेश्चन को क्या आंसर सेम वही आ रहा है, क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका था वो डिफरेंस हो गया। अब जब क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंस हो गया तो क्या हो गया, हमने आंसर को भी उसी ढंग से परिवर्तित किया जिस हिसाब से अपना क्वेश्चन तैयार था। अब इन्होंने कहा कि शुरुआत में जैसे कि नाम से बताया कि जनक का अर्थ पिता, ये सबको मालूम है कि जनक अर्थात पिता, जननी अर्थात माता। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जिन थाड़ों से राग को उत्पन्न माना गया है या वो पैदा हुए हो, तो मतलब जिसकी एक शुरुआत हुई है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा कि प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुआ है। तो प्रत्येक राग मतलब जितने भी अपने राग हैं वो किसी न किसी थाट, मतलब हर एक में कोई ना कोई थाट निश्चित रूप में पाया गया है। अगर वो थाट नहीं होगा तो राग के आगे की जो स्टेप्स है वो आप नहीं लिख पाओगे। फिर इन्होंने कहा कि इसलिए राग को जनक थाट माना गया, जो रागों को हो जनक थाट मान लिया गया। अब इसी से आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप अगर ढूंढेंगे तो एक लाइन में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा तैयार हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है तो एक जो क्वेश्चन आता है कि आरोह अवरोह, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये पिछले वीडियो में बताया था कि आरोह क्या होता है, अवरोह। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आरोह अवरोह में तो लिखते तो देते हैं कि इस राग का आरोह सा रे गा मा पा या रे गा मा पा धा, जो भी आ रहा है वो लिख दिया। अब ये क्या हो गया, अपना प्रैक्टिकल हो गया। अब थ्योरी वो पूछ रहा है कि जो आप आरोह लिख रहे हो उसका अर्थ क्या है, तो उसके अर्थ में क्या लिखेंगे, आरोह प्लस अवरोह। अब गाते बजाते समय हम देखते हैं कि गायक अथवा वादक किसी एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरता, तो जो नहीं ठहरता है बल्कि ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है, इसको हम क्या कहते हैं, संगीत में आरोह अवरोह कहते हैं। जो सच्चाई है वो क्या थी कि ऊपर नीचे जो स्वर होते जाते हैं या उतार चढ़ाव जो होता है तो उसको क्या कह रहे हैं, आरोह अवरोह कहते हैं। आरोह अवरोह के जो शब्दायिक अर्थ के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और घटते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। या फिर घटते की बजाय ये भी लिख सकते हैं उतरते हुए, घटते की बजाय अगर हम ये लिखते हैं कि उतरते हुए, मतलब स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और इसके विपरीत स्वर के उतरते हुए क्रम को, जैसा कि हमें बता रहा है घटते की बजाय अगर उतरते भी लिखते हैं, उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। फिर इसके बाद उनका कहा कुछ राग के स्वरों का उतार चढ़ाव सपाट न होकर वक्र होता है, कुछ रागों का उतार चढ़ाव
उतार चढ़ाव सपाट न होकर वक्र होता है। सपाट न होकर के क्या होता है, वक्र होता है। फिर अगर इसी के आगे और बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे केदार का आरोह सामा इन्होंने राग केदार का उदाहरण लिया और कह रहे हैं कि राग केदार का उदाहरण क्या है, सा मा मापा धापा नीधा सा, मापा धापा नीधा सा, ये क्या था, ये उसका उदाहरण किसका, राग केदार का। अभी कह रहे हैं कि इसमें धापा और नीधा अवरोहात्मक है, अवरोहात्मक मतलब इसमें धापा, इसमें क्या बताया, धा और जो पा, ये जो दो स्वर हैं वो कह रहे हैं, और नीधा अवरोहात्मक, ये जो चार स्वर हो गए कि धापा और निधा अवरोहात्मक स्वर है, फिर भी ये आरोह में रखे गए, फिर भी आरोह में रखे गए। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि केदार राग का आरोह केदार राग का जो आरोह है वो इसके अर्थ के अनुसार खरा नहीं उतरा। क्या कह रहे हैं, राग केदार का आरोह इसके अनुसार क्या हो गया, खरा नहीं उतरा। केदार ही नहीं, ऐसे अन्य राग, ऐसे अनेक अन्य राग हैं अन्य राग में जो कि हम आरोह अवरोह की परिभाषा खरे नहीं उतरते। अतः हम आरोह अवरोह की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। अतः हम आरोह अवरोह की परिभाषा
दे सकते हैं क्या कि राग के चलन के अनुसार स्वरों को चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। एक बार फिर से इसके बारे में जान ले क्या। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह मतलब जो चीज चढ़ रहे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। चढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चीज हम तेज गा रहे हैं। चढ़ने का मतलब चढ़ने से नहीं है। जो जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो स्वर है वो तेज आवाज में जो गाए जाते हैं उनको चढ़ते हुए क्रम बोले और जो स्वर वापस उसी लय में लाए जाते हैं उनको घटते हुए क्रम कहते हैं। तो ये कह रहा है जैसे कि सारे गामा पा धा नि से जो 7 स्वर हैं इनको थोड़ा सा क्या करते हैं थोड़ी तेज आवाज में गाते हैं क्योंकि वो शुद्ध स्वर है। फिर उसके बाद वो उन्हीं स्वरों को वापस रिपीट करते हैं गामा पा धा नि सा। तो जब हम उनको वापस लेते हैं तो वो क्या हो जाता है अवरोह। पहले सीधे गए फिर ठीक उसी से वापस आ गए ये क्या हो गया अवरोह। फिर उन्होंने कहा कुछ रागों का उतार चढ़ाव सपाट ना होकर के जैसे कि अभी बताया सपाट मतलब जो चीजें आसानी से बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। तो चाहे वो स्वरों की बात हो या किसी और चीज की बात हो ये कह रहे सपाट ना होकर के वक्र मतलब उसको घुमाना। घुमाना मतलब कभी नीचे जाना कभी इधर जाना कभी इधर जाना मतलब गले को उस हिसाब से मोड़ना जिस हिसाब से अपने स्वर दिए गए हो। दिए गए मतलब उनको उसी हिसाब से गाना है। ये कह रहे सपाट ना होकर वक्र के रूप में होता है। जैसे कि राग केदार का ये राग जो केदार है ये इसका ये उदाहरण क्या दे रहे हैं सा मा पा धा पा नी धा सा। ये इन्होंने क्या बताया सारे स्वरों की बात करी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कह रहे जो स्वर है इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि केदार राग का आरोह इसके अनुसार स्वर नहीं उतरा। केदार ही नहीं ऐसे अन्य राग है। अतः हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अगर आरोह अवरोह की छोटी सी स्पेशली डेफिनेशन पूछी जाए तो हम हमेशा यही बताते हैं कि चढ़ते हुए क्रम को आरोह और घटते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे जो हम किसी राग के बारे में बताते हैं या किसी डेफिनेशन के बारे में बताते हैं तो पहले उसका अर्थ बताए फिर उसकी जो अंतर का है वो बताते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग ज्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आते हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आते हैं इसलिए बताएं। तो अभी आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्वेश्चन क्या है क्या हो सकता है राइटिंग में समझ में आ रही है बोर्ड की वजह से कुछ भी कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।